स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है। यहां मंगलवार शाम बड़ा हादसा हुआ। शहर के वजीर हसन रोड में एक 5 मंजिला इमारत है जो भरभरा कर ढह गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। देखिए तस्वीरें आप घटनास्थल की अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को रेस्क्यू अभियान को तेज करने की हिदायत दी। हादसे के बाद आसपास हड़कंप मचा। काफी संख्या में लोग जमा हुए। कई थानों की पुलिस मौके पर है। आसपास के लोगों की भी मदद ली जा रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में। ये तस्वीरें देखिए आप, और जिस तरह से मलबा नजर आ रहा है, आशंका ये जताई जा रही है कि इस मलबे के नीचे अभी भी कुछ लोग फंसे हो सकते हैं और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन को वहां पर अंजाम दिया जा रहा है। जेसीबी वहां पर बुलवाई गई है। मलबे को वहां से हटाया जा रहा है। ये भी देखने की कोशिश हो रही है मलबा हटाने से ठीक पहले कि कहीं जिस जगह पर कार्रवाई कर रहे हैं उसके नीचे कोई फंसा हुआ तो नहीं है। अगर है तो फिर विशेष सावधानी बरतकर वहां से मलबे को हटाया जा रहा है। जो भी घायल मिल रहा है उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाना बड़ी प्राथमिकता रहेगी। ऐसे में एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद है। बिल्डिंग अचानक कोलैप्स कर गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो जेसीबी हैं, अन्य जो संसाधन हैं, एनडीआरएफ की टीम मौके पर है। हमारे पुलिस के जवान, फायर ब्रिगेड के जवान लगे हुए हैं। अभी 3 सब मिले हैं, उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा है और अब बाकी का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और हर स्थिति में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने भाइयों बहनों को जिंदा बचा लें। महाराष्ट्र के पुणे जिले में नदी के किनारे 3 बच्चों समेत एक ही परिवार के 7 सदस्यों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुए। ये जानकारी मंगलवार को पुलिस ने दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पुणे से करीब 45 किलोमीटर दूर दौंड तहसील के यवत गांव के बाहरी इलाके में भीमा नदी पर परगांव पुल के पास 7 सदस्यों के शव मिले। इनमें 4 18 से 21 जनवरी के बीच और 3 आज यानी मंगलवार को बरामद किए गए। मरने वालों में सभी 7 लोग एक ही परिवार के थे। एक बुजुर्ग दंपति, उनकी बेटी, दामाद और 3 नाती नातिन। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा मर्डर केस को लेकर नया खुलासा किया है। साकेत कोर्ट में 6000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दायर करने के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट सीपी मीनू चौधरी ने बताया, जिस दिन श्रद्धा की हत्या हुई वो अपने किसी दोस्त से मिलने गई थी। आरोपी आफ्ताब पूनावाला नहीं चाहता था कि श्रद्धा किसी से भी दोस्ती करे। इस कारण श्रद्धा को आफ्ताब ने मार डाला। उन्होंने कहा केस में पहले आईपीसी की धारा 365 में मुकदमा दर्ज किया गया था, बाद में धारा 302 जोड़ दी गई। मीनू चौधरी ने बताया, दिल्ली छतरपुर में श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़े मिले। जांच में साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया गया। डिजिटल सबूत के तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जीपीएस लोकेशन को ट्रैक किया गया। 6000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी गई। आफ्ताब को 12 नवंबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। क्योंकि इंट्रोगेशन के बाद ही इसमें जो चीज़ें निकल के आई तो उसमें ये सामने आया कि जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो बहुत ही एग्जॉस्टिव और साथ में मल्टीपल प्लेसेस जहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगी वहाँ की इन्वेस्टिगेशंस थी। उसके बेसिस पे मल्टीपल टीम्स, इनिशियली हम लोगों ने 9 टीम्स फॉर्म की तुरंत ही। एक एसआईटी का भी गठन हुआ डीसीपी साउथ के अंदर और टीम्स को डिस्पैच भी किया गया। से फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली इटसेल्फ और साथ में कुछ लोकेशंस हरियाणा, गुरुग्राम की भी। इसमें हमें इन्वेस्टिगेट सभी पहलुओं से करनी थी, एविडेंसेस को लिंक करने के लिए और सर्कमस्टांसेस को उस प्रकार से एस्टैब्लिश करने के लिए। सुर्खियों में चल रहे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोगों के मन की बात पढ़ने के दावों के साथ सुर्खियों में चल रहे रायपुर के बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी गई।
फोन कर धमकी देने वाले ने धीरेन्द्र शास्त्री को 13वीं के लिए तैयार रहने को कहा, जिसके बाद छतरपुर के पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने रायपुर में कथावाचन के दौरान भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अपने चिर परिचित अंदाज में लोगों का आह्वान करते हुए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी कथा के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र किया और उन्हीं के नारे की तर्ज पर नारा दिया, मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र देंगे। लोगों के मन की बात जानने और उनकी समस्याओं का चमत्कार के जरिए समाधान निकालने को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लग रहे हैं, जिस पर कथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब दिया, हम ना चमत्कारी है, ना हम कोई ईश्वर है, ना हम कोई आपसे प्रमाण पत्र चाहते कि हमारे पास शक्ति है। हम सिर्फ इतना कहते, हमें बालाजी ने जो दिया वो है, लेकिन हम सनातन नहीं। रायपुर में कथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने लगातार उठ रहे सवालों पर निशाना साधते हुए कहा कि आज तक देश में किसी दूसरे धर्म का इतना बड़ा ट्रायल नहीं हुआ। बाबा, आई एम नॉट बागेश्वर बाबा, आई एम ओनली धीरेन्द्र कृष्ण। बागेश्वर बाबा मीन्स हनुमान जी। बता दें कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पिछले कई दिनों से विवादों में घिरे हैं। उन पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगे हैं। पाकिस्तान में अभी भी अंधेरा कायम है, बिजली गुल है, आटे के लिए मारामारी है, हालत खराब है क्योंकि पाकिस्तान कर्ज में डूब चुका है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो पाकिस्तान की कंगाली को खुद ब खुद बयां कर रही है। 5 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप इनमें देख सकते हैं। बिजली गुल है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आटे के लिए छीना झपटी चल रही है, मारामारी चल रही है। इधर जेल में आगजनी की भी खबर आई। कर्ज में बुरी तरह से पाकिस्तान डूबा हुआ है। कर्ज तले दबे पाकिस्तान का हाल बेहाल, बिजली तक पाकिस्तान को नसीब नहीं हो रही। पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा है। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। बाजार ठप, कारोबार ठप, कारखाने ठप, रोजगार ठप, ट्रेन ठप, जहाज ठप, बस ठप, बत्ती ठप, सरकार ठप, पाकिस्तान ठप। बिजली का मुल्कगीर ब्रेकडाउन, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में बिजली की फराहमी बंद। मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन है। फनी खराबी के बाद ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप कर गईं। बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन पंजाब सिंध के बेशतर अजला, बलूचिस्तान में बिजली का मुकम्मल तातुल। कराची में कोहराम मचा है। लाहौर में गुस्से की आग लहर रही है। इस्लामाबाद में जिंदगी काली कोठरी में कैद कर दी गई है। पेशावर में पस्त जनता सड़क पर संग्राम छिड़ रही है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त पतीले की तरह चूल्हे पर चढ़ा है। इस पतीले में पाकिस्तान की आवाम को उबाला जा रहा है। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। हटेहाली, तंगहाली, गरीबी, जिहालत, बाढ़, भ्रष्ट हुक्मरान, नाकाम सरकार, बदनाम आर्मी। पाकिस्तान के नसीब में यही लिखा है। और अब पाकिस्तान की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट कि पूरा पाकिस्तान अंधेरे में जीने को बेबस है, लाचार है,
शहरों से बिजली वाला उजाला कूच कर गया है। शहर जैसे मातमी सन्नाटे के अंधेरे में डूबा और अपने भाग्य पर आंसू बहा रहा है। कौन लाएगा पाकिस्तान में रोशनी वाली सुबह? पाकिस्तान की आवाम के दर्द की दास्तां आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले घोर अंधेरे में डूबे पाकिस्तान की बिजली के द एंड वाली डिटेल देख लीजिए। पाकिस्तान में नेशनल ग्रिड में आई खराबी की वजह से एक साथ पूरे देश में बिजली की सप्लाई बंद हो गई। पाकिस्तान के करीब 30 शहरों में तो बत्ती बिल्कुल गुल हो गई है। कहा जा रहा है कि 3 दिनों तक भारत के पड़ोसी मुल्क में अंधेरा छाया रहेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कराची का 90% हिस्सा बिना बिजली के है। राजधानी इस्लामाबाद में बिजली गुल के कारण हाहाकार मचा है। पाकिस्तान का ये अंधेरा अभी छटने वाला नहीं है और थोड़ी देर के लिए छंट भी गया तो एक और बड़ा अंधेरा है जो पाकिस्तान को लील रहा है, क्योंकि इस मुल्क के सिर्फ एक अंग में ही हुक्मरानों ने जख्म पैदा नहीं किए हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान सरकार और आर्मी की नाकामी से जख्मों से छलनी है। बत्ती गुल पर शहबाज शरीफ सरकार की दलील भी जरा सुनिए। पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय से जारी एक बयान में कहा गया कि नेशनल ग्रिड सुबह 7:34 पर डाउन हो गया है। इसके चलते पावर सिस्टम फेल हो गया है। सिस्टम को ठीक करने का तेजी से काम किया जा रहा है। देश में सर्दियों के दौरान बिजली बचाने के लिए पावर जनरेशन यूनिट्स को बंद रखा जाता है। वोल्टेज में उतार चढ़ाव था और सिस्टम एक एक करके बंद हो गए। ये कोई बड़ा संकट नहीं है। यही संकट तो नहीं दिख रहा पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को। वैसे आम आदमी के संकट को देखने और समझने की पाकिस्तान में रवायत भी नहीं रही है। जो भी सरकारें आई, मादरे वतन के लिए कुछ करने की जगह अपनी जेब मोटी करती रही और जनता का दाना छीन खुद अपना कभी नहीं भरने वाला पेट भरती रही। नतीजा है कि पाकिस्तान में सिर्फ पावर कट वाला अंधेरा नहीं उतर आया है, 20 करोड़ आवाम का भविष्य भी अब पाकिस्तान में अंधेरे में डूबता दिखाई दे रहा है। लाइट है नहीं, डेली की दिहाड़ी पे काम करते हैं, दिहाड़ी होगी तो फिर ही लेकर जाएंगे ना घर। लाइट है नहीं, लाइट ने कारोबार का बुरा हाल किया हुआ है। जब से दुकान खोली ऐसे ये देखे हाथ भी हमारे काले नहीं हुए, मशीनें सारी बंद पड़ी हुई है, सारी लेबर फारिग बैठी हुई है। समझे ना, ये टोटल लाइट का ही काम है हम लोगों का। लाइट ना होने की वजह से टोटल लेबर फारिग बैठी हुई है, हम खुद फारिग बैठे हुए हैं। अब शाम तक लाइट नहीं आई तो टोटल नुकसान ही है, जेब से ही दिहाड़ियाँ देनी है। भाजपा ने दिग्विजय सिंह के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है जिसमें दिग्गज कांग्रेसी नेता ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए। बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा, देश की सुरक्षा से जुड़े मसले पर कांग्रेस को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के ऊपर अपने रुख को स्पष्ट करे। कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा के नाम पर अपने रुख को स्पष्ट करे। आज सेना के बड़े बड़े अफसर, जिसमें बहुत लोग उनके कुछ स्पेशल सेल्स के हेड भी रहे हैं, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं ना कि हमें सेना के इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बोलते हैं वो कि भारत की सेना भारत का एक बहुत बड़ा एसेट है और हमें भारत की सेना की परंपरा, उसकी वीरता, उसके बलिदान पर बहुत गर्व है और हमें राजनीति से ऊपर उठकर उसको रखना चाहिए। दिग्विजय सिंह के बयान पर बवाल मचा है। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस दिग्विजय के बयान के बाद बैकफुट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए बयान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी है। सेना का मनोबल गिराने का काम दिग्विजय सिंह ने किया है। जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी से जवाब मांगा है। श्री राहुल गांधी जी साथ चल रहे हैं और दिग्विजय सिंह फिर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं।
ये सेना का मनोबल गिराने का पाप वो कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ वो खड़े हैं, ये दिखा रहे हैं। मैं तो श्री राहुल गांधी जी से ये जवाब मांगता हूं। पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि सबूत मांगने वालों को फाइटर में बांधकर सेना ले जाए, जिससे ये पाकिस्तान की तबाही देख सके। और अब तो मेरी भारत की सेना से करबद्ध प्रार्थना है कि जब भी सर्जिकल स्ट्राइक हो, जब भी पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों को उड़ाए जाए, बम फेंके जाएं, तो इन तीनों महापुरुषों को उन विमानों के नीचे बांधकर ले जाया जाए। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह से पल्ला झाड़ लिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है। जयराम रमेश ने पहले ही पार्टी के स्टैंड के बारे में बता दिया है। वो हमारे पार्टी का इसमें आ गया, क्लैरिफिकेशन आ गया कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है, वो अपने रमेश ने दी है। जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगकर बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का एक और मौका दे दिया है। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।
बाद स्वागत है आप सभी का। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत फिर से ट्विटर पर आ गई हैं। कंगना ने अपनी नई फिल्म पूरी होने पर ट्वीट किया, साथ ही फिल्म मेकिंग से जुड़ा वीडियो शेयर किया है। कंगना ने ट्वीट में कहा, हेलो एवरीवन, वापस ट्विटर पर आना काफी अच्छा है। उन्होंने बताया कि फिल्म पूरी हो गई है। यह फिल्म 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म को मणिकर्णिका फिल्म ने प्रोड्यूस किया। फिल्म का डायरेक्शन कंगना ने ही किया। इस फिल्म में कंगना के अलावा अनुपम खेर, मिलिंद सोमन, महिमा चौधरी, सतीश कौशिक और श्रेष्ठ तलपड़े मुख्य भूमिकाओं में। कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने आज पेपर लीक मामले में बड़ा बयान दिया। कहा, जब मामले की जांच चल रही हो तो किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। मामले में आरोपी कोई भी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी हमारे को क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जांच अभी जारी है। कोई भी दोषी हो, उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो उद्योगपति हो या सामान्य नागरिक हो, बिना पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई किसी को क्लीन चिट आज के समय में, जब जांच चल रही है, तो हमको किसी को नहीं देनी चाहिए। बिकॉज सबको अपनी भाषाओं पर संयम रखना चाहिए। ये संयम सिर्फ हम लोग आम नागरिकों के ऊपर ही लागू नहीं कर सकते। ये संयम भाषा किस प्रकार की हो, ये हरीश चौधरी पर भी लागू होना चाहिए। मैं स्टीयरिंग कमेटी का सदस्य हूं, इसलिए मुझे ये अतिरिक्त अधिकार नहीं है। तो ये बात हर किसी पर लागू होती है कि वो अपनी भाषाओं को संयम से भाषा का जो मर्यादा है उसको रखे। और अब देख लेते हैं प्राइम